जय हिंद। यूपीएससी प्रीलिम्स इज़ अप्रोचिंग और मेरा प्लान ये है कि प्रीलिम्स के आने तक हम वेरियस टॉपिक्स को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में, सिनॉप्सिस के फॉर्म में रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। एक तरीके से रैपिड रिवीजन सीरीज़ है, लेकिन इस सीरीज़ में और स्पेशली आज के सेशन में आपके रिव्यू की, आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बिकॉज आगे चलते आप देखोगे कि मैं एक नया फॉर्मेट ट्राई कर रहा हूँ। इस फॉर्मेट में मैं अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने शॉर्ट नोट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बट शॉर्ट नोट्स के साथ में एक खतरा मुझे हमेशा लगता है। मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, मुझे पता है मैंने कहाँ से क्या चीज़ लिखी है, मुझे समझ में आते हैं, बट ऑब्वियस सी बात है मुझे फ़ायदा होता है। उन शॉर्ट नोट्स का फ़ायदा आपको भी होगा, इस पे सवाल है। अगर तो आपको फ़ायदा हो गया, जो कि पर्पस है, अगर तो आप तक चीज़ें डिलीवर हो गई, अगर तो आपको चीज़ें समझ में आ गई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो हम सारे सब्जेक्ट्स को इसी फॉर्मेट से बहुत रैपिडली रिवाइज करेंगे। प्रीलिम्स तक सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे, बहुत इजीली कवर कर लेंगे। बिकॉज शॉर्ट नोट्स सारे सब्जेक्ट्स के अपने पास में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आपको शॉर्ट नोट समझ में नहीं आए, अगर आप तक चीज़ें डिलीवर नहीं हुई, अगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो इस फॉर्मेट का कोई मतलब नहीं रह जाता। फिर कोई दूसरा फॉर्मेट देखेंगे। तो स्पेशली आज के सेशन में कमेंट छोड़ के मुझे ये ज़रूर बता देना कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, आप तक चीज़ें डिलीवर हुई या नहीं हुई। तो आज कम से कम इतना कष्ट करना कि कमेंट छोड़ देना और मेरे को बता देना। अगर पॉजिटिव रिस्पांस आया तो ये फॉर्मेट हम कंटिन्यू करेंगे, और अगर नहीं आया तो फिर कोई दूसरा फॉर्मेट देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के सेशन में हम बात करेंगे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में। जितने भी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं उन सभी रिफॉर्म्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ब्रह्मो समाज के बारे में। राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड और भी जितनी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। तीसरा हम पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती के बारे में। चौथा हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे थियोसॉफिकल मूवमेंट के बारे में। और फाइनली हम देखेंगे कि महाराष्ट्र वाले रीजन में कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में, या फिर ये कहें कि पूरे के पूरे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम पढ़ेंगे, इनको रिवाइज करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। जब बात होती है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में तो 3 अप्रोचेस को फॉलो किया जाता था। कौन कौन सी 3 अप्रोचेस को फॉलो किया जाता था? एक थी रिवाइवलिस्ट अप्रोच, और ये जो रिवाइवलिस्ट अप्रोच वाले लोग थे ये पूरे तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डिनाई करते थे। रिवाइवलिस्ट अप्रोच वाले लोगों का कहना ये था कि हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पूरे तरीके से डिनाई करना चाहिए, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आर्य समाज। गांधी जी भी कुछ कुछ इन्हीं लाइंस पे बात किया करते थे। तो एक अप्रोच कौन सी थी? रिवाइवलिस्ट अप्रोच। दूसरी अप्रोच थी मॉडर्निस्ट अप्रोच। राजा राम मोहन रॉय और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो फॉलो करते थे इस मॉडर्निस्ट अप्रोच को। और ये जो मॉडर्निस्ट अप्रोच वाले लोग थे, इनका कहना ये था कि हमें इंडियन कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन साथ के साथ हमें वेस्टर्न वेज को भी अडॉप्ट करना चाहिए। मॉडर्निस्ट अप्रोच के लोग क्या कह रहे थे कि हमें वेस्टर्नाइजेशन को भी अडॉप्ट करना चाहिए और इंडियन कल्चर को भी नहीं भूलना चाहिए। और तीसरी थी रेडिकलिस्ट अप्रोच। ये जो रेडिकलिस्ट अप्रोच वाले लोग थे ये रातों रात एकदम से सारी चीज़ों को बदलना चाहते थे। जैसे देरोजियंस जितने भी हैं, या कुछ हद तक इस कॉन्टेक्स्ट में अंबेडकर साहब भी रेडिकलिस्ट थे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। तो 3 अप्रोचेस चला करती थी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स में। कौन कौन सी 3 अप्रोचेस? एक रिवाइवलिस्ट अप्रोच। रिवाइवलिस्ट अप्रोच वाले लोग ये कहते थे कि हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन को पूरे तरीके से डिनाई करना चाहिए। दूसरी थी मॉडर्निस्ट अप्रोच। मॉडर्निस्ट अप्रोच वाले लोग ये कहते थे कि हमें वेस्टर्न कल्चर को भी अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन साथ के साथ हमें इंडियन कल्चर को भी नहीं भूलना चाहिए। और तीसरी थी रेडिकलिस्ट अप्रोच। ये रातों रात सारी चीज़ों को एकदम से बदलना चाहते थे। अच्छा, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में कुछ गवर्नर जनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने बड़े सिग्निफिकेंट, बड़े प्रोमिनेंट स्टेप्स लिए। वो कौन कौन से उनको देख लेते हैं।
लॉर्ड वेलेस्ली ये लेकर आए प्रोहिबिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड। कब लेकर आए? 1802 में। प्रोहिबिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड 1802 में कौन लेकर आया? लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये लेकर आए प्रोहिबिशन ऑफ सती। कब लेकर आए? 1829 में। 1829 में प्रोहिबिशन ऑफ सती कौन लेकर आया? विलियम बेंटिक लेकर आए। लॉर्ड एलिनबर्ग लेकर आए अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। कब लेकर आए? 1843 में। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी कब लेकर आए? 1843 में। और दूसरा ये लेकर आए लेक्स लो की रिपोर्ट। कब लेकर आए? 1840 में। ये जो लेक्स लो की रिपोर्ट है इसमें इन्होंने बात की कोडिफिकेशन ऑफ लॉज के बारे में। एक लेक्स लो की एक्ट भी है जो कि 1850 में आएगा, वो अलग है। हम बात कर रहे हैं लेक्स लो की रिपोर्ट के बारे में। तो लॉर्ड एलनबर्ग एक तो लेकर आए अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को कब? 1843 में। और दूसरा लेकर आए लेक्स लो की रिपोर्ट को कब? 1840 में। लॉर्ड हार्डिंग ने काम किया फॉर द सप्रेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। ह्यूमन सेक्रीफाइस की ये जो प्रैक्टिस है इसको सप्रेस करने के लिए, इसको दबाने के लिए कामकाज किया लॉर्ड हार्डिंग ने। और लॉर्ड डलहौजी लेकर आए विडो रीमैरिज एक्ट। कब? 1856 में। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में कौन लेकर आया? लॉर्ड डलहौजी लेकर आए। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ गवर्नर जनरल्स हैं जिन्होंने बड़े सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए हैं जो कि प्रीलिम्स में कभी भी पूछे जा सकते हैं। इनको थोड़ा दिमाग में रखना। एक बार फिर से देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली प्रोहिबिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड लेकर आए। कब लेकर आए? 1802 में। विलियम बेंटिक प्रोहिबिशन ऑफ सती लेकर आए। कब लेकर आए? 1829 में लेकर आए। लॉर्ड एलनबर्ग अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी लेकर आए। कब लेकर आए? 1843 में। और लेक्स लो की रिपोर्ट लेकर आए 1840 में लेकर आए। लॉर्ड हार्डिंग इन्होंने काम किया फॉर द सप्रेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। और लॉर्ड डलहौजी विडो रीमैरिज एक्ट लेकर आए। कब लेकर आए? 1856 में। फिर इसके बाद बात आती है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। इंटरनेशनलिस्ट थे, इनका वर्ल्ड व्यू बहुत ज़्यादा ब्रॉड था। 1830 में अकबर सेकंड ने इनको टाइटल दिया राजा का। राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया? अकबर सेकंड ने दिया। कब दिया? 1830 में दिया। 1797 में इन्होंने एक किताब लिखी। किताब कौन सी थी? बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन। बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन या जिसे महानिर्वाणा तंत्र भी बुलाया जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने 1797 में एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? बुक ऑफ ग्रेट लिबरेशन या महानिर्वाणा तंत्र। 1803 में इन्होंने एक और किताब लिखी बड़ी फेमस, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। 1803 में एक और किताब लिखी गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। 1820 में इन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखे। 1820 में इन्होंने परसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखे। 2 न्यूज़पेपर्स ये पब्लिश करते थे। राजा राम मोहन रॉय 2 न्यूज़पेपर्स पब्लिश करते थे। कौन कौन से? एक का नाम था संवाद कौमुदी। क्या नाम था? संवाद कौमुदी। और दूसरे का नाम था मेरत उल अखबार। क्या नाम था? मेरत उल अखबार। और ये जो मेरत उल अखबार है ये एंटी सती स्ट्रगल के लिए शुरू किया गया था। तो 2 अखबार जो कि राजा राम मोहन रॉय पब्लिश किया करते थे, संवाद कौमुदी और मेरत उल अखबार। 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की शुरुआत की। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की शुरुआत की। और ये जो आत्मीय सभा थी इसने आइडोलेट्री को अपोज किया, कास्ट रिजिडिटीज को अपोज किया, मीनिंगलेस रिचुअल्स को अपोज किया और जितने भी अदर सोशल इल्स थे उन सब को भी अपोज किया। तो 1814 में राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की शुरुआत की। 1817 में डेविड हरे ने हिंदू कॉलेज को स्टार्ट किया था। 1817 में डेविड हरे ने हिंदू कॉलेज को स्टार्ट किया था, लेकिन डेविड हरे की मदद किसने की? राजा राम मोहन रॉय ने मदद की। 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांता कॉलेज को स्टैब्लिश किया। 1825 में राजा राम मोहन रॉय ने वेदांता कॉलेज को स्टैब्लिश किया। राजा राम मोहन रॉय के 2 डिसाइपल्स थे। कौन कौन से? एक थे द्वारकानाथ टैगोर और दूसरे थे रामचंद्र वैद्य। राजा राम मोहन रॉय के 2 डिसाइपल्स, एक द्वारकानाथ टैगोर और दूसरे रामचंद्र वैद्य।
द्वारकानाथ टैगोर आगे चल के 1838 में जमींदारी एसोसिएशन को भी स्टैब्लिश करेंगे। द्वारकानाथ टैगोर 1838 में जमींदारी एसोसिएशन को भी स्टैब्लिश करेंगे। और राजा राम मोहन रॉय फाइनली पास्ड अवे इन 1833। कब पास्ड अवे? 1833। लेकिन उससे पहले एक और बड़ा सिग्निफिकेंट काम किया इन्होंने। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज का स्टैब्लिशमेंट किया। ब्रह्मो समाज की शुरुआत करी कब? 1828 में। इनिशियली इसी ब्रह्मो समाज को ब्रह्मो सभा बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? ब्रह्म सभा बुलाया जाता था। ब्रह्मो समाज को क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करने के लिए और मोनोथिज्म को प्रीच करने के लिए। देयर इज ओनली वन गॉड। मोनोथिज्म को प्रीच करने के लिए और हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करने के लिए ब्रह्मो समाज को एस्टैब्लिश किया गया था। ब्रह्मो समाज के दो पिलर्स थे। कौन कौन से दो पिलर्स? एक तो रीजन, रैशनल, और दूसरा वेदास और उपनिषद्स। तो दो पिलर्स थे ब्रह्मो समाज के, एक तो वेदास और उपनिषद्स और दूसरा रीजन। ब्रह्मो समाज के तहत अनुष्ठान लिखा गया। अनुष्ठान वॉज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास। अनुष्ठान लिखा गया और दूसरा गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस लिखा गया। ब्रह्मो समाज के तहत अनुष्ठान लिखा गया। अनुष्ठान इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास और दूसरा गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस लिखा गया। ये जो ब्रह्मो समाज है इसका कंट्रीब्यूशन क्या था? एक तो पोलिथिज्म को पूरे तरीके से इन्होंने डिनाउंस किया, इन्होंने डिनाई किया। प्रमोट करते थे मोनोथिज्म को, ओनली वन गॉड को। पोलिथिज्म को इन्होंने डिनाउंस किया। आइडल वर्शिप को इन्होंने डिनाउंस किया, इन्होंने डिनाई किया। अवतार्स, ये जो अवतार होते हैं, डिवाइन अवतार, इसमें जो फेथ होता है लोगों का, उसको इन्होंने पूरे तरीके से डिस्कार्ड किया। बोला अवतार अवतार कुछ नहीं होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा के ऊपर ब्रह्मो समाज का, राजा राम मोहन राय का कोई भी डेफिनेट स्टैंड नहीं था। और यहीं से बनते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना कि डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा के ऊपर राजा राम मोहन रॉय का, ब्रह्मो समाज का कोई भी डेफिनेट स्टैंड नहीं था। राजा राम मोहन रॉय पास्ड अवे इन 1833। और जब राजा राम मोहन रॉय पास्ड अवे तो उसके बाद ये जो ब्रह्मो समाज है ये थोड़ा हल्का पड़ गया। लेकिन फिर अल्टीमेटली ब्रह्मो समाज की लीडरशिप पहुंची देवेंद्रनाथ टैगोर के पास में। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पास में लीडरशिप पहुंची कब? 1848 में। और देवेंद्रनाथ टैगोर ये भी हल्के आदमी नहीं थे। इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी सभा को स्टैब्लिश किया था। 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा को स्टैब्लिश किया था, जिसकी एक पत्रिका आती थी, तत्वबोधिनी पत्रिका। ये जो तत्वबोधिनी पत्रिका थी ये बंगाली मंथली थी, मतलब बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश होने वाली पत्रिका थी। इसके अलावा देवेंद्रनाथ टैगोर ने गुडविल फ्रेटर्निटी की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की? गुडविल फ्रेटर्निटी की शुरुआत की। एक संगत सभा की शुरुआत की। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक तो गुडविल फ्रेटर्निटी की शुरुआत की, संगत सभा की शुरुआत की, और 1839 में तत्वबोधिनी सभा को स्टैब्लिश किया था। 1848 में ब्रह्मो समाज की लीडरशिप इनको मिली और इन्होंने ब्रह्मो समाज को रिवाइव करने के लिए खूब सारा कामकाज किया। यही देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को लेकर आएंगे ब्रह्मो समाज में 1858 में। और 1858 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्मो समाज का आचार्य बना देंगे। केशव चंद्र सेन, इन्होंने पब्लिश किया था कैलकाटा मिरर को, इन्होंने पब्लिश किया था बम बोधनी पत्रिका को। तो ये भी अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट आदमी हैं। केशव चंद्र सेन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो ब्रह्मो समाज है इसको अपोज करने के लिए राधाकांत देव ने धर्म सभा को स्टैब्लिश किया था। और ये जो धर्म सभा थी ये एक ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था, एक ऑर्थोडॉक्स ग्रुप था लोगों का। तो ब्रह्मो समाज को अपोज करने के लिए राधाकांत देव ने धर्म सभा की शुरुआत की थी। इसको भी दिमाग में रखना। अच्छा, केशव चंद्र सेन, इनको आचार्य बना दिया गया ब्रह्मो समाज का 1858 में। किसने बनाया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनाया। लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए और 1865 में ब्रह्मो समाज में स्प्लिट हो गया। एक सेक्शन हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर का और दूसरा हो गया केशव चंद्र सेन का। देवेंद्रनाथ टैगोर का जो सेक्शन था उसको बुलाया गया आदि ब्रह्मो समाज, और केशव चंद्र सेन का जो सेक्शन था उसको बुलाया गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। केशव चंद्र सेन का ये जो सेक्शन था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, इसको प्रोपगेट करने के लिए, इसके प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने के लिए
केशव चंद्र सेन ने पूरे इंडिया का टूर किया। बंगाल में केशव चंद्र सेन को टाइटल मिला थंडरबोल्ट ऑफ बंगाल। बंगाल में केशव चंद्र सेन को टाइटल कौन सा मिला? थंडरबोल्ट ऑफ बंगाल। जब सेन साहब महाराष्ट्र पहुंचे तो केशव चंद्र सेन से इंस्पायर होके कुछ लोगों ने 1867 में प्रार्थना समाज की शुरुआत करी। कौन से समाज की शुरुआत करी? प्रार्थना समाज की शुरुआत करी। लेकिन एक दिक्कत हो गई, ये जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था केशव चंद्र सेन का, ये चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में था। बेसिकली केशव चंद्र सेन चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में बात किया करते थे। लेकिन 1878 में इन्होंने अपनी खुद की 13 साल की बेटी की शादी करवा दी हिंदू महाराजा ऑफ कोच बिहार से। अब सोचो, खुद बात कर रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए और खुद ही अपनी 13 साल की बेटी की शादी करवा रहे हैं। बट ऑब्वियसली बात है कि डिफरेंसेस आएंगे, और इसी के चलते ये जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है इसमें 1880 में स्प्लिट आ गया। इसके 2 टुकड़े हो गए और इसमें 2 डिवीजन्स आ गए। एक डिवीजन कहलाया साधारण ब्रह्मो समाज। ये जो साधारण ब्रह्मो समाज है इसके लीडर कौन थे? आनंद मोहन बोस। और आनंद मोहन बोस ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आगे चल के दोनों साथ में 1876 में इंडियन एसोसिएशन को स्टैब्लिश करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो साधारण ब्रह्मो समाज है इसकी लीडरशिप किसके पास में गई? आनंद मोहन बोस के पास में। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी आगे चल के 1876 में इंडियन एसोसिएशन को सेटअप करेंगे। और दूसरी ब्रांच क्या थी? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। इस ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया वाली ब्रांच को कौन लीड कर रहा था? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन ने आगे चल के एक और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जिसका नाम था नव विधान। ये जो नव विधान है इसको सेटअप किया गया था क्रिश्चियन मिशनरीज को टारगेट करने के लिए। क्रिश्चियन मिशनरीज हिंदूज को कन्वर्ट कर रहे थे, तो क्रिश्चियन मिशनरीज को टारगेट करने के लिए केशव चंद्र सेन ने नव विधान को सेटअप किया था। और ये पूरी बातचीत हो गई राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ब्रह्मो समाज के बारे में, देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में, केशव चंद्र सेन के बारे में। अब आपको देखना है, और ये सब कुछ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसमें डिटेलिंग नहीं की जा रही है। अब आपको देखना है कि नोट्स आपके काम आएंगे नहीं आएंगे, आपको इनको रीऑर्गेनाइज करना है नहीं करना है, ऐसे काम चल जाएगा या कुछ और एडिशन करना पड़ेगा। एनालाइज करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बता ज़रूर देना कि इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद बात आती है स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद, इनका ओरिजिनल नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के 9 डिसाइपल्स थे, 9 शिष्य थे। और जब रामकृष्ण परमहंस पास्ड अवे तो इन 9 डिसाइपल्स ने 1886 में एक मोनेस्ट्री स्टैब्लिश की बरंगर में। कहाँ पे? बरंगर में एक मोनेस्ट्री स्टैब्लिश की। स्वामी विवेकानंद ने शुरुआत करी रामकृष्ण मूवमेंट की 1897 में एट बेल्लूर। रामकृष्ण मूवमेंट की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने कब की? 1897 में। कहाँ पे की? बेल्लूर में की। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि वेदास की टीचिंग को फॉलो करो, वेदास को सब्सक्राइब करो। इमेज वर्शिप में स्वामी विवेकानंद मानते थे, इमेज वर्शिप में इनका बिलीफ था। अच्छा, बंगाली सॉन्ग्स को इन्होंने कंपाइल किया, उस कंपाइलेशन को बुलाया जाता है संगीत कल्पातारू। संगीत कल्पातारू इज दी कंपाइलेशन ऑफ बंगाली सॉन्ग्स, जो कि किसने किया है? स्वामी विवेकानंद ने किया है। बहुत फेमस, हमें पता है 1893 में स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को अटेंड किया था, जो कि हुई थी कहाँ पे? शिकागो में। और इसके बाद इनका बहुत नाम हुआ था, बहुत ख्याति मिली इनको। 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को इन्होंने अटेंड किया शिकागो में, और फिर लंबे टाइम तक ये यूएस में रहे। 1894 में इन्होंने वेदांता सोसाइटी को स्टैब्लिश किया। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। स्वामी विवेकानंद ने 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी को स्टैब्लिश किया। 1896 में इन्होंने राजयोग लिखा। स्वामी विवेकानंद ने 1896 में राजयोग लिखा। 2 न्यूज़पेपर्स भी थे स्वामी विवेकानंद के। एक था प्रबुद्ध भारत, ये जो प्रबुद्ध भारत है ये इंग्लिश लैंग्वेज में आया करता था, और दूसरा था उद्बोधन। उद्बोधन बंगाली लैंग्वेज में आया करता था। तो 2 न्यूज़पेपर्स जो कि स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड हैं।
एक का नाम है प्रबुद्ध भारत जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आता था, और दूसरे का नाम है उद्बोधन जो कि बंगाली लैंग्वेज में आता था। इनफैक्ट इन्होंने खानदाना भाव वंदना करके एक कंपाइलेशन तैयार किया था प्रेयर सॉन्ग्स का, कंपोज किया था इन्होंने खानदाना भाव वंदना का। तो स्वामी विवेकानंद ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मूवमेंट की शुरुआत कब की इन्होंने? 1897 में। कहाँ? वेल्लूर में। इनका एक कंपाइलेशन है बंगाली सॉन्ग्स का जिसे बोला जाता है संगीत कल्पातारू। 1893 में इन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को अटेंड किया था। 1894 में इन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांता सोसाइटी को स्टैब्लिश किया था। 1896 में इन्होंने राजयोग लिखा था। इमेज वर्शिप में ये बिलीव करते थे, ये मानते थे। दो न्यूज़पेपर्स जो कि इनसे एसोसिएटेड हैं, एक प्रबुद्ध भारत जो कि इंग्लिश में था और दूसरा उद्बोधन जो कि बंगाली में था। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में भी याद रखना। फिर इसके बाद दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जिनका ओरिजिनल नाम था मूल शंकर तिवारी, मूल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है MOOL, मूल शंकर तिवारी इनका ओरिजिनल नाम था, और इन्होंने शुरुआत की थी आर्य समाज की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की शुरुआत की थी, और ये जो आर्य समाज था इट वॉज रिवाइवलिस्ट इन फॉर्म। कैसा था? रिवाइवलिस्ट था। आर्य समाज के फाउंडर हैं ये। इन्होंने आर्य समाज को स्टैब्लिश किया था कब? 1875 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की शुरुआत करी। कहाँ से? बॉम्बे से। लेकिन बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। कहाँ पे? लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया था। दयानंद सरस्वती ने एक स्लोगन दिया, बैक टू वेदास। स्लोगन कौन सा दिया? बैक टू वेदास। दयानंद सरस्वती बात करते थे क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी के बारे में। दयानंद सरस्वती बात करते थे कॉमन रिलीजन के बारे में, आर्यन रिलीजन के बारे में। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और इन्होंने वेद भाष्य भूमिका लिखा। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा और वेद भाष्य भूमिका को लिखा। शुद्धि मूवमेंट, फॉर श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। शुद्धि मूवमेंट की भी शुरुआत किसने की? दयानंद सरस्वती ने की। बेसिकली ऐसे हिंदूज जिनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया था या इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया था, उनको हिंदुइज्म में रिकन्वर्ट करने के लिए शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती पास्ड अवे इन 1883, और जब दयानंद सरस्वती पास्ड अवे तो जो आर्य समाज है उसमें स्प्लिट आ गया। एक सेक्शन, एक ब्रांच, उसको लीड किया स्वामी श्रद्धानंद ने, और ये जो स्वामी श्रद्धानंद वाली ब्रांच थी उन्होंने एडवोकेट किया कि हमें हिंदू एजुकेशन का जो एंशिएंट सिस्टम है उसी को अडॉप्ट करना चाहिए, उसी के साथ में चलना चाहिए। और दूसरा सेक्शन, दूसरी ब्रांच थी जिसको लीड किया लाला लाजपत राय और हंसराज ने। और लाला लाजपत राय और हंसराज ने इंग्लिश एजुकेशन को साथ में लेके चलने की बात की, और इस ब्रांच ने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स को स्टैब्लिश किया, DAV स्कूल्स को स्टैब्लिश किया। तो दयानंद सरस्वती ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी जानकारी रखना। शुद्धि मूवमेंट इनका इंपॉर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश इनका इंपॉर्टेंट है, ये जो स्लोगन इन्होंने दिया बैक टू वेदास ये इंपॉर्टेंट है, आर्यन रिलीजन की इन्होंने बातचीत की ये इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज रिवाइवलिस्ट था। कब शुरू किया गया? 1875 में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया था? बॉम्बे में। लेकिन बाद में कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया था। ये बेसिक चीज़ें हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए। फिर हेनरी विवियन डेरोजी। हेनरी विवियन डेरोजी इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत करी। ये जो हेनरी विवियन डेरोजी हैं ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाया करते थे, रेडिकल नेचर के थे और इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे थे लेकिन रेडिकल नेचर के थे। ये इंस्पायर्ड थे फ्री और रैशनल थिंकिंग से। इनका मानना ये था कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, फिर चाहे वो प्रेस हो, फिर चाहे वो जूरी हो, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, सबको क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। इनका मानना था कि एब्सोल्यूट लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। ये जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, इनको इन्होंने अपोज किया। बेसिकली अपने समय से बहुत आगे की बात कर रहे थे हेनरी विवियन डेरोजी। और इसके बाद फिर बात आती है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बेहद खूबसूरत इंसान। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज में, और जब ये प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज में तो इन्होंने इस कॉलेज को नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी ओपन किया, नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी खोल दिया। गर्ल एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। लगभग 35 गर्ल स्कूल्स इन्होंने खोले।
ये सेक्रेटरी भी रहे, बैतून स्कूल के सेक्रेटरी रहे। बैतून स्कूल को एस्टेब्लिश किया गया था 1849 में। और बड़ा खूबसूरत नॉलेज था इनका जो नॉलेज था उसमें इंडियन और वेस्टर्न थॉट्स दोनों का ब्लेंड था, दोनों का मिक्स था। इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए मूवमेंट की शुरुआत की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनका। विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने मूवमेंट की शुरुआत करी। पहली विडो रीमैरिज इन्होंने ऑर्गेनाइज की बंगाल में, और इन्हीं के एफर्ट्स का नतीजा था कि विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया 1856 में। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, और इन्होंने संस्कृत कॉलेज को सभी नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी खोला। गर्ल स्कूल्स खोले इन्होंने बहुत सारे। बैतून स्कूल के सेक्रेटरी रहे, बैतून स्कूल जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1849 में। विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने मूवमेंट शुरू किया, बहुत खूबसूरत काम किया। पहली विडो रीमैरिज इन्होंने करवाई कहाँ? बंगाल में। और ये जो विडो रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856 है, ये भी इन्हीं के एफर्ट्स का नतीजा है। फिर थियोसॉफिकल मूवमेंट। थियोसॉफिकल मूवमेंट की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूएस में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में हुई थी। दो लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, HP बलबत स्काई और कर्नल HS ऑलकोट। कर्नल HS ऑलकोट और HP बलबत स्काई, इन दो लोगों ने थियोसॉफिकल मूवमेंट की शुरुआत की थी। कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स में 1875 में। और ये जो मूवमेंट था वो इंडियन थॉट और इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड था। फाइनली ये लोग इंडिया आ जाएंगे, और इंडिया में ये अपना सेंटर, अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे अद्यार पुडुचेरी में, पौंडीचेरी में। कहाँ पे बनाएंगे? अद्यार पौंडीचेरी में। ये जो मूवमेंट है ये धीरे धीरे हिंदू रेनेसेंस के साथ में कनेक्ट होने लग गया, अलाय होने लग गया। लेकिन ट्रू सेंस में ये जो थियोसॉफिकल मूवमेंट है इसको पॉपुलराइज किसने किया? एनी बेसेंट ने किया। और एनी बेसेंट और बहुत सारी चीज़ों के लिए जानी जाती हैं। 1915 में इन्होंने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी। एक होम रूल मूवमेंट जो है वो तिलक साहब का था, और दूसरा होम रूल मूवमेंट जो है वो एनी बेसेंट का था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था 1898 में। इसी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को आगे जाके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बुलाया जाने लगा 1916 में। तो एनी बेसेंट ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फिगर है। थियोसॉफिकल मूवमेंट यूएस में शुरू हुआ था। कब? 1875 में। किन्होंने शुरू किया था? HP बलबत स्काई और HS ऑलकोट ने इसको शुरू किया था। इंडियाई लोग, और इंडिया में इन्होंने कहाँ पे सेंटर इस्टेब्लिश किया? अद्यार पौंडीचेरी में इस्टेब्लिश किया। हिंदू रेनेसेंस के साथ में इन्होंने सिंक करने की शुरुआत कर दी, जुड़ने की शुरुआत कर दी। और ये जो थियोसॉफिकल मूवमेंट है इसको ट्रू सेंस में इंडिया में पॉपुलर किसने किया? एनी बेसेंट ने पॉपुलर किया। अब बात आती है कि महाराष्ट्र वाले रीजन में कौन कौन से सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए। एक मानव धर्म सभा, नाम आपने शायद सुना हो। मानव धर्म सभा की शुरुआत की दुर्गाराम मनचरण मेहता ने। दुर्गाराम मनचरण मेहता ने मानव धर्म सभा की शुरुआत करी। और इन्होंने ये जो मैजिशियंस हुआ करते थे, ये जो ढोंग करने वाले लोग हुआ करते थे, और जो थ्योरी ऑफ इनकारनेशन थी, इसको चैलेंज किया कि भैया इनकारनेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, और ये जो मैजिशियंस हैं, ये जो ढोंग ढकोसले करने वाले लोग हैं, ये भी कुछ नहीं होते हैं। इसको चैलेंज किया मानव धर्म सभा ने। ये जो मानव धर्म सभा है ये गुजराती लोगों का ग्रुप था, एडुकेटेड गुजराती लोगों का ग्रुप था। इन्होंने कास्ट सिस्टम को भी क्रिटिसाइज किया। फिर गोपाल हरि देशमुख, जिनको पॉपुलरली बुलाया जाता था लोक हितावादी। गोपाल हरि देशमुख, जिनको पॉपुलरली बुलाया जाता था लोक हितावादी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि हमने बोल दिया ये महाराष्ट्र रीजन वाले हैं, तो जैसे जैसे नाम आते जाएं ये भी रजिस्टर करते चलना कि ये लोग महाराष्ट्र वाले रीजन में ऑपरेट कर रहे थे। तो गोपाल हरि देशमुख, इनको पॉपुलरली क्या बुलाया जाता था? लोक हितावादी। लोक हितावादी। और इन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को अपोज किया, अटैक किया, और ये प्रीच करते थे रिलीजियस और सोशल इक्वेलिटी। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि गोपाल हरि देशमुख को बुलाया जाता है लोक हितावादी। फिर एक परमहंस मंडली है जिसको दादबो पांडुरंग ने स्टैब्लिश किया। परमहंस मंडली किसने स्टैब्लिश किया? दादबो पांडुरंग ने। और ये जो परमहंस मंडली है ये बहुत क्लोजली लिंक थी मानव धर्म सभा से। कब शुरू किया गया था इसको? 1849 में शुरू किया गया था इसको। एक आर्टिकल इन्होंने लिखा धर्म विवेचन। आर्टिकल का नाम क्या था? धर्म विवेचन। इन्होंने पॉलिथिज्म को डिनाई किया, कास्ट सिस्टम को डिनाई किया, और ब्राह्मणिकल मोनोपोली ओवर नॉलेज को भी इन्होंने डिनाई किया।
तो परमहंस मंडली कब शुरू की गई? 1849 में। किसने की? दादवो पांडुरंग ने इसकी शुरुआत की। फिर इसके अलावा महाराष्ट्र वाले रीजन में एमजी रानाडे बड़े पॉपुलर। एमजी रानाडे वॉज द गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले। ये रहे एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और इन्होंने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी 1887 में। एमजी रानाडे और रघुनाथ राव, इन दोनों लोगों ने मिलकर इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी 1887 में। कांग्रेस के अंदर ही इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की गई थी। इट वॉज द सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इनका एक मूवमेंट बड़ा पॉपुलर था, प्लेज मूवमेंट। ये बेसिकली लोगों को चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में प्लेज दिलाते थे इस प्लेज मूवमेंट के तहत। तो याद रखना, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कब शुरू की गई? 1887 में। किसने शुरू की? एमजी रानाडे और रघुनाथ राव ने। और इसके तहत एक प्लेज मूवमेंट चलाया गया था, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में चलाया गया था प्लेज मूवमेंट को। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो गांधी जी के गुरु थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के मेंबर थे, लेकिन तिलक साहब के साथ में डिफरेंसेस होने की वजह से इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया था। इंपॉर्टेंट क्या है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की थी 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत 1905 में किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने की। और इसके तहत यूथ को ट्रेन किया जाता था, यूथ को तैयार किया जाता था नेशन की सर्विस के लिए। और ये सारा कामकाज कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू किया जाता था। आप समझ सकते हो, गांधी जी के गुरु थे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इनके साथ में होंगे। इंपॉर्टेंट, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की शुरुआत की, कब की? 1905 में की। फिर गोपाल गणेश आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर ये रैशनलिस्ट थिंकर थे और इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को स्टैब्लिश किया था 1884 में। कहाँ पे? पूना में। ये जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है इसके एक फाउंडर तिलक साहब भी थे। इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में गोपाल कृष्ण गोखले भी हिस्सा में थे, मेंबर थे, लेकिन तिलक साहब के साथ में जब डिफरेंसेस हुए तो इस डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को इन्होंने छोड़ दिया। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1884 में। कहाँ पे? पूना में। किसने स्टैब्लिश किया था? गोपाल गणेश आगरकर ने स्टैब्लिश किया था। फिर नारायण मल्हार जोशी, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट इंसान है। नारायण मल्हार जोशी जो हैं वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट काम है इनके, 1911 में इन्होंने सोशल सर्विस लीग की शुरुआत करी। कहाँ पे? बॉम्बे में। ये जो वर्कर्स होते हैं इनकी वर्किंग कंडीशंस बढ़िया हो, इनकी लाइफ, इनका पेमेंट सब कुछ बेटर हो, उसके लिए काम करती थी सोशल सर्विस लीग। 1911 में इसको इस्टेब्लिश किया था नारायण मल्हार जोशी ने एट बॉम्बे। 1920 में इन्होंने शुरुआत की थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की। कहाँ से? बॉम्बे से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की शुरुआत 1920 में बॉम्बे से किसने की? नारायण मल्हार जोशी ने। 1929 में इन्होंने इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन को भी शुरू किया। 1929 में इन्होंने इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन को भी शुरू किया। तो नारायण मल्हार जोशी, इनको भी दिमाग में रखना। फिर इसके बाद हैं श्री राम वाजपेयी। श्री राम वाजपेयी ने 1914 में सी सम्मति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की शुरुआत की बॉम्बे से। 1914 में श्री राम वाजपेयी ने सी सम्मति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की शुरुआत करी। बेसिकली एक बॉय स्काउट मूवमेंट चलता था यूरोप में, उसका इंडियन वर्जन था ये सी सम्मति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन। और इसके तहत यंग लोगों को ट्रेन किया जाता था, तैयार किया जाता था। ये जो श्री राम वाजपेयी हैं ये भी पहले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर हुआ करते थे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1914 में इन्होंने सी सम्मति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की शुरुआत की थी। कहाँ से? बॉम्बे से। सेवा सदन, इसके बारे में आपने सुना होगा। 1885 में सेवा सदन को एम मालवारी ने शुरू किया था। और ये जो सेवा सदन है इसका स्पेशलाइजेशन था विमेन केयर। विमेंस के साथ में जो एक्सप्लॉयटेशन होता था उस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ना, विमेंस की केयर करना, वो सेवा सदन का काम था। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1885 में। किसने किया था? एम मालाबारी ने किया था। फिर एक भारत धर्म महामंडल की शुरुआत की गई थी। भारत धर्म महामंडल ये ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी ऑर्थोडॉक्स एडुकेटेड हिंदूज की।
ऑर्थोडॉक्स एडुकेटेड हिंदूज की एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन थी, भारत धर्म महामंडल। और ये जो है आर्य समाज या जितने भी थियोसॉफिस्ट थे उनकी टीचिंग्स के अगेंस्ट में थे। मदन मोहन मालवीय इसके प्रोमिनेंट फिगर थे। ये भी एक रिवाइवलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर एक राधा स्वामी मूवमेंट, इसके बारे में आपने सुना होगा, तुलसी राम ने इसकी शुरुआत की थी। और राधा स्वामी मूवमेंट नाम से कुछ अलग लगता है लेकिन इनके प्रिंसिपल अलग थे। ये टेम्पल्स में बिलीव नहीं करते थे, ये श्राइन्स में बिलीव नहीं करते थे, ये सेक्रेट प्लेसेस में बिलीव नहीं करते थे। इनका मानना था कि सारे धर्म एकदम सही हैं, ट्रू हैं। और इनका मानना था कि हमें फेथ के लिए काम करना चाहिए, हमें पूजा पाठ करना चाहिए, हमें चैरिटी करनी चाहिए, हमें राधा नाम जपना चाहिए, बट उसके लिए टेम्पल्स की ज़रूरत नहीं है, श्राइन्स की ज़रूरत नहीं है, किसी सीक्रेट प्लेस की ज़रूरत नहीं है। तो राधा स्वामी मूवमेंट किसने शुरू किया? तुलसी राम ने शुरू किया था। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। कास्ट बेस्ड मूवमेंट्स बचे हुए हैं, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स बचे हुए हैं, सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स बचे हुए हैं, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स बचे हुए हैं। उनको अगले सेशन में कवर करेंगे। लेकिन आज के सेशन में कमेंट्स में मुझे फॉर श्योर ये बता देना कि आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई। और जाने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर देना अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर देना। और ये दोनों काम तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने ऑलरेडी कर दिए होंगे, बिकॉज इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं और चैनल की ग्रोथ के लिए दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप QR कोड को भी स्कैन करके कंट्रीब्यूट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।